in a certain region a charge distribution exists that is spherically symmetric but non-uniform. Spherically symmetric है, ठीक है? That is the volume charge density rho r depends on the radius r on the center of the distribution, but not on the spherical polar angles theta and phi. Electric potential VR due to this charge distribution is. तो इसमें VR भी दे दिया. Derive expression for electric field for region A. तो ठीक है, वो तो डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको dV by dr. वो सब कुछ दिया है यार. सर बी वाला सर. बी का derive expression for rho r in each of the two regions. हाँ ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, फिर गॉस लॉ यूज करोगे. नहीं, पहले आपको ये लिखोगे, पहले आप इसमें डिवाइड बाय 18 एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 टाइम्स r बाय a का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स r प्लस अपॉन a का क्यूब. ये आपको रिलेशन दिया हुआ है. ये है r लेस देन a पर, और v एकदम जीरो हो जाता है. v इज जीरो व्हेन r इज ग्रेटर देन a. हर जगह जीरो है, तो अगर वी आर हर जगह जीरो है, दैट मीन्स आगे का वो भी जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी. तो पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर लो. सो डीवी बाई डी आर कितना आएगा? रो नॉट ए स्क्वायर बाई 18 एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, 1 का डेरिवेटिव जीरो. इसका आ जाएगा 2r, तो आ जाएगा माइनस 6r बाई ए स्क्वायर. इसका आएगा 3r स्क्वायर माइनस 6. अच्छा प्लस था यहाँ पे, तो प्लस 6 r स्क्वायर बाय a क्यूब. दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें माइनस भी लगा लेंगे एक और, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा. चलो माइनस ही लिख देते हैं उसको. अब मुझे इसके बाद लगाना पड़ेगा गॉस लॉ. तो गॉस लॉ से भी मेरा रो आर आएगा. तो गॉस लॉ लगाने के दो तरीके वैसे तो. एक आसान तरीका इसमें ये रहेगा कि आप ये लिख दो, है ना, लेकिन ये तो नहीं है, ये वाला तो नहीं लगाएंगे हम नॉर्मल जो में आता है वो लगाएंगे. स्फेरिकली सिमेट्रिक है, इसलिए आप किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर जाओगे ऐसे, तो r डिस्टेंस पर हर जगह सेम रो रहेगा. तो आप अगर मान लीजिए इस a के अंदर हो, ये a है, दिस इज a, अगर इसके अंदर हो तो आपका रो होगा, चेंज हो रहा होगा समहाउ. फिर गॉसियन सरफेस बना लिया x डिस्टेंस पर, यहां से यहां तक का टोटल चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकाल लो. Can you find the flux? या फिर तुम्हें एक काम बताऊं मैं, देखो हमें ना ये वाले इक्वेशन नहीं पता है, हमें मान लो ये वाले इक्वेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तब मान के कर लो. तो देखो क्या तरीका लगेगा, ध्यान से समझना. आपने ये तो ए तो छोड़ दो, अभी ये x है और मान लीजिए ये डेल्टा x है. तो इनर रेडियस x है और आउटर रेडियस x प्लस डेल्टा x है. इसके बीच में जो भी चार्ज होगा उसकी वजह से इसमें से फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा. सो मैं इस पूरे दिस एरिया प्लस दिस एरिया से अगर मैं फ्लक्स निकालूं, मतलब इन दोनों से मिलके बीच में एक जो वॉल्यूम आया है उसकी बात चल रही है, उसमें कितना चार्ज होगा. उसमें चार्ज होगा रो r इंटू डीवी इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू x प्लस डेल्टा x. ये इसमें चार्ज होगा. इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा? इसका वैल्यू आप इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल लो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r मालूम है आपको,
तो एक बार ऐसी फॉर्मूले में पहले आप रखोगे रो नॉट ए स्क्वायर ओवर 18 एप्सिलॉन नॉट प्लस हो जाएगा ये 6 एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर ओवर ए क्यूब इंटू इसका एरिया तो हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। इतना फ्लक्स उसमें से इन कर रहा है, बाहर ऐसे अंदर एंटर करेगा। बाहर कितना निकल नेट नेट बाहर कितना निकल रहा है इसमें से, इसके लिए लिख लोगे आप रो नॉट ए स्क्वायर ओवर 18 एप्सिलॉन नॉट 6x प्लस डेल्टा एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस 6x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर ओवर ए क्यूब और दिस मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। कुछ इस टाइप का सिस्टम बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका नेट फ्लक्स हो गया। दिस नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू दिस क्वांटिटी, ये टोटल चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जी सर। है कि नहीं? जी अब क्या आप इस फॉर्म की इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिख सकते हो? बात यह है कि इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लो। जैसे डीवी तो आप लिख लोगे क्या 4 पाई एक्स, जनरल कोई और एक्स हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये डीवी हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर लो बेटा, और फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये आपका यहाँ से रो आर आ जाएगा। ये डिफरेंशिएट करना आता है क्या? ये क्वांटिटी डिफरेंशिएट करने आती है आपको? जी सर। इंटीग्रेशन वाले को डिफरेंशिएट करना आता है क्या कि जनरल एक्स से कुछ दिया हुआ है मान लो, नहीं लिबनिट्ज फॉर्मूला होता है ना करके, ऐसे करके इसको आप हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जी सर। जी सर। हाँ, तो यहां से फिर आप जो है रो आर का वैल्यू निकाल सकते हो। ओके। ऑलराइट, सो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको ही मतलब इसमें डेल्टा एक्स को बहुत छोटा ले लो, दिस इज वेरी स्मॉल, इसी को डिफरेंशिएट करके आप रो आर निकाल सकते हो। तो एक बार ट्राई करो खुद से, और नहीं है तो दोबारा पूछना, फिर करेंगे इसको। और भी डाउट है तो बताओ जल्दी जल्दी। और कोई डाउट है इसमें?
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर कंडक्टर्स की और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम। उससे पहले एक क्वेश्चन देखो, बढ़िया एक क्वेश्चन उसमें कुछ इस टाइप का बना हुआ है, देखो कि आपके पास ये एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर शेल, हेमिस्फेरिकल शेल, and it has a uniform charge density sigma, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है इसमें। रेडियस वगैरह पता है आपको, इसका आर रेडियस है, रेडियस इज आर। अब आपने इसको कट किया, कट किस तरीके से किया ये देख लो। कट आपने कुछ इसको ऐसे किया है कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया है, ऐसे 3 इक्वल पार्ट्स में जब आप इसको कट करोगे तो कुछ देखने में शायद ऐसा दिखाई देगा आपको, यहां से इधर जा रहा है ऐसे, फिर ऐसे है इधर, और फिर इधर थोड़ा ऐसे। सिमिलरली यहां से यहां से गया ऐसे और ये आया ऐसे। अब थोड़ा सा ये ना कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको, बट एक्चुअली मान के चलो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने इसको। ये एंगल इसका 60 डिग्री है, इधर भी ये एंगल 60 डिग्री है, और बीच में भी ये एंगल 60 डिग्री ही है। तो 3 सेक्शंस बन जाएंगे इसके, देखने में आइडेंटिकल होंगे। 3 सेक्शन बन जाएंगे, एक ये वाला पार्ट, एक इधर वाला पार्ट और एक बीच वाला पार्ट। क्या इमेजिन कर पा रहे हो किस टाइप का है? सर यस सर। इमेजिन हो पा रहा है ये? यस सर। So you have to tell me what will be the net electric field due to each portion at the center. ये 1/3 पोर्शन है, 1/3 पोर्शन at the center. तीन इक्वल पार्ट्स में ऐसे से कट किया आपने। सर वो कट थोड़ा समझ में नहीं आया। कट नहीं आया समझ में ना। Okay, let me draw it again. I'll try to explain it to you. कुछ इस तरीके से बताता हूँ मैं तुम्हें। देखो ये तो हुआ ऊपर वाला सरफेस, और ये आपका सामने वाला पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट। अब आपने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया। ये पीछे आपको डॉटेड दिखाई देगा, जो सॉलिड लाइंस होंगी वो कुछ ऐसे चलेंगी, यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, और पीछे आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा। बेटा ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। थोड़ा इमेजिन करो कैसा है ये दिखने में। मतलब वो मिडल वाला पार्ट को अगर हाँ बेटा, मिडल वाला पार्ट को अगर ओपन कर देंगे तो काइट की तरह दिखेगा पूरा, मतलब उसको फ्लैट कर देंगे तो पूरा। भी हाँ शायद, हाँ ठीक। अरे अरे देखो जैसे वो नहीं होता, अरे छिलका नहीं उतारते हैं जैसे इसका मौसमी जो होती है, ठीक है, या फिर सर आलू, आधा आलू को लेके ऐसे स्लाइस कर दे। हाँ स्लाइस स्लाइस करते हैं जैसे, तो ठीक है, जैसे छिलका उतारते हैं जनरली। आप देखो ना, जैसे ये पूरा एक सॉलिड है, आपने क्या काम करा,
एक कट तो ऐसे लगाया, एक कट इधर ऐसे लगाया और एक कट ऐसे लगाया, तो ऐसे छिलके नहीं उतर जाते सर वो ऐसे? सर वो जो संतरे में जैसा होता है। हाँ संतरे में जैसे होता है। तो मान लो पूरा अगर कंप्लीट संतरा है ना, तो उसके ऊपर से आपने ऐसे आइडेंटिकल 6 पीसेस निकाले हैं ऊपर ऊपर से, आइडेंटिकल 6, जिनमें से 3 ये दिखाई देंगे आपको ऊपर की। सर सिग्मा बाय 12 एप्सिलॉन नॉट। करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले ये बताओ कि ये इमेजिन कर पा रहे हो किस टाइप से होंगे सरफेस? हाँ सर। तो छिलका उतारा जैसे हमने, पूरे अगर स्फीयर होता है कंप्लीट एक ऑरेंज है, उसके 3 आइडेंटिकल, 3 नहीं सॉरी 6 आइडेंटिकल हमने छिलके ऐसे उतारे, जो कि ये पोल मान लो, ये दो जगह, ये वाली पॉइंट और ये वाला पीछे वाला पॉइंट, ये वाला पोल है दो, और ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है। तो ये एक छिलका है, ये पूरा एक छिलका है, यहां तक एक ये दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि 2D है इसलिए अलग अलग दिख रहे हैं आपको, अदरवाइज ये दोनों आइडेंटिकल है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दे आर आइडेंटिकल। सिमिलरली ये वाला भी एक आइडेंटिकल है, ऐसे ही पीछे 3 होंगे। तो हर एक पार्ट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? तो सबसे पहले आप लिखोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? E नॉट इज सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। और यहां से करना है, इसमें कोई हमें नहीं इंटीग्रेशन वगैरह लगाए करोगे कुछ, सिंपली सोचो इसको कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इन तीनों पार्ट की वजह से बन रही होगी। तीनों ही पार्ट देखने में आइडेंटिकल हैं, तो तीनों की जो फील्ड होगी, जैसे ये वाला जो पार्ट होगा, इधर वाला एक पार्ट होगा, इधर वाला एक पार्ट होगा, तो इस वाले पार्ट की वजह से जो फील्ड होगी वो एकदम बीच में आएगी ना, इन दोनों पॉइंट्स के एकदम ऐसा आएगी फील्ड E1। ये जो बीच वाला पार्ट है इसकी वजह से तो इसी के अलॉन्ग आएगी, मान लो E2, और ये वाला जो पार्ट है इसकी वजह से इधर आएगी E3। और E1 E2 E3 तीनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड तीनों के इक्वल है, और ये तीनों मिलके एक सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट दे रहे हैं। तो जस्ट वेक्टर का क्वेश्चन बन गया अभी, वेक्टर फॉर्म इसको सॉल्व कर लो। हाँ शायद 12 आ जाएगा, सही बोल रहे हो, मुझे एग्जैक्ट आंसर तो नहीं याद, बट ऐसे ही कर लेंगे इसको। सो मैग्नीट्यूड क्यों सेम रहेगा? क्या बेटा? सर मैग्नीट्यूड वाइज क्यों सेम रहेगा? देखने में आइडेंटिकल है ना तीनों पार्ट्स, अच्छा है ना, तीनों ही पार्ट अलग अलग देखो तो आइडेंटिकल है बिल्कुल। और ये वाला जो फील्ड निकालेगा ये अपने सेंटर के अलॉन्ग लेके आएगा ऐसे, और ये वाला जो फील्ड निकालेगा ये अपने सेंटर के अलॉन्ग लेके आएगा ऐसे, और ये वाला फील्ड बनाएगा अपने अपनी सिमेट्री लाइन के अलॉन्ग। सो ये एंगल आपके पास 60 था, कैन यू टेल मी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला, ये 30 हो जाएगा, देखो ध्यान से। अगर ये टोटल 60 है तो ये वाला एंगल इसके साथ मैच करेगा यहाँ पे, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ऐसे ये भी 30 हो जाएगा। अगर ये दोनों 30 30 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 120। अब इन दोनों का सम, ये दोनों सेम वेक्टर है, 120 पर है, तो इन दोनों का सम तो E ही आ जाएगा, जो इनका कॉमन मैग्नीट्यूड है, मान लो E है सबका मैग्नीट्यूड, तो इनका मैग्नीट्यूड तो E हो जाएगा दोनों का मिला के इसी के अलॉन्ग, और पहले से एक और E है यहाँ पर, तो 2E will become sigma by 4 epsilon naught। तो 12 नहीं आ रहा बेटा, 8 आ रहा है, 8 epsilon। हाँ सर। इसने आंसर दिया था 8 के लिए। प्रणीत अभी आंसर सिग्मा बाय 8 epsilon naught आ जाएगा आंसर। क्या ये बात सबको क्लियर है अच्छे से?
बेटा ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब मैं आपको एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं इसी के जैसा, ट्राई करना खुद से उसको आपको। नाउ अगेन वी हैव दिस हेमिस्फेरिकल शेल, सेम है हेमिस्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज सिग्मा से। और अब की बार मैंने क्या काम करा, यहां से सिर्फ एक कट लगाया है एट एन एंगल अल्फा, एट एन एंगल अल्फा। मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता लगेगा शुरू में, मान लो तो आप जनरली कोई एक मैग्नीट्यूड मान लो E1, इसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड आएगा वो E1 आया, और उसका डायरेक्शन जो है अल्फा बाय 2 पर आएगा ना, यहां से ये एंगल अल्फा बाय 2 होगा। सिमेट्री की वजह से उसका डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होना चाहिए, एंगुलर बाइसेक्टर पे। और इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो मान लो E2 है, दैट फील्ड इज E2। वो कितने एंगल पे आएगा, वो 180 माइनस, सॉरी ये टोटल एंगल था 180 माइनस अल्फा, तो इसके आधे एंगल पर आएगा, ये वाला आधा एंगल हो जाएगा, तो 90 माइनस अल्फा बाय 2, ये एंगल 90 माइनस अल्फा बाय 2 हो जाएगा। अब यहां से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, अगर ये अल्फा बाय 2 है और ये 90 माइनस अल्फा बाय 2 है, तो ये एंगल कितना बन गया, 90। बोलो बच्चों ये क्लियर है सबको? यस सर। सर आगे क्या करोगे, नेट फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यानी कि इसका इधर वाला कंपोनेंट और इसका इधर वाला कंपोनेंट ऐड करके इक्वल टू सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, और साथ में इसके इधर वाले कंपोनेंट्स कैंसिल, दो इक्वेशन आ जाएंगी, दो ही अननोन। फटाफट से सब लोग लगाओ और आंसर बताओ। आप सब लोग जो आंसर दे रहे हो अभी, यू कैन चेक दिस आंसर, जस्ट चेक वेदर अल्फा 0 रखने पर आपका आंसर 0 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अल्फा अगर 0 है तो आंसर 0 आना चाहिए, तो चेक कर लो बेटा 0 पे तुम्हारा आंसर 0 आ रहा है कि नहीं, अपने आप पता लग जाएगा कि सही है या नहीं। सिद्धार्थ और अभिषेक दोनों लोग अपना आंसर चेक करो, अल्फा 0 रखने पे आ रहा है कि नहीं। सो इफ दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा बाय 2, ये एंगल अल्फा बाय 2 हो जाएगा, और अगर ये एंगल अल्फा बाय 2 है तो इसका एंगल 90 माइनस अल्फा बाय 2 हो जाएगा। देख लो E1 का इधर वाला कंपोनेंट विल बी E1 साइन अल्फा बाय 2 और प्लस E2 cos अल्फा बाय 2 इज सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। वहीं E1 cos अल्फा बाय 2 यानी कि उसके साइड वाला कंपोनेंट इधर वाला मस्ट बी इक्वल टू इसका इधर वाला कंपोनेंट इक्वल टू E2 साइन अल्फा बाय 2। ये दो इक्वेशंस हैं जिसमें कि अल्फा नोन है, अल्फा आपको नोन मान के चलना है, अल्फा के टर्म्स में आंसर आना चाहिए। इनको सॉल्व करना है बेटा, E1 E2 का वैल्यू निकालना है। देखो सुनने में एक साइन सिग्मा बाय साइन और एक कॉस आ रहा है, साइन अल्फा बाय 2, तो दो वैल्यूज पे मुझे मालूम है, अगर अल्फा 0 है तो 0 आना चाहिए, तो आ रहा है, और अगर अल्फा का वैल्यू पाई है यानी पूरा कंप्लीट ले लिया मैंने, तो पाई की जगह सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट भी आ रहा है। बहुत बढ़िया, अब आपको जनरलाइज ये पता लग गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपने इस तरह का एक सेक्शन बनाया है और वो एंगल सबटेंड करता है यहाँ पर अल्फा, तो इतना फील्ड बनेगा उसकी वजह से, ये जनरलाइज फॉर्मूला पता लग गया। तो पहले वाले में हमारे पास ये 60 डिग्री था, तो 60 रख दोगे तो आ जाएगा वही 8 आ जाएगा, है ना, डायरेक्ट आ जाएगा फिर तो। सर बोलो बेटा।
ऑलराइट, नेक्स्ट इसमें अब देखिए क्या क्या सिस्टम बनते हैं। हम ऑलरेडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर चुके हैं। अगर बाहर वाला सरफेस स्फेरिकली सिमेट्रिक है, यहाँ आसपास कोई चार्ज नहीं है, अंदर एक कैविटी है, कैविटी में अगर मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा तो यहाँ इनसाइड वाले सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा? माइनस क्यू। माइनस क्यू। ये यूनिफॉर्म होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। ओवरऑल ये कंडक्टर न्यूट्रल था, तो बाहर कितना चार्ज इंड्यूस होगा? प्लस क्यू। प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा ये भी। अगर मैं इस चार्ज को मूव कराता हूँ यहाँ से, सपोज यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो क्या इस वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क पड़ेगा? नो सर। नो सर। क्या इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क पड़ेगा? यस सर। क्या यहाँ के टोटल चार्ज पे फर्क पड़ेगा? नो सर। नो सर। गुड, ठीक है, तो आपको सारे फंडे पता लग गए। अब हम इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल और फील्ड के बारे में क्या बोल सकते हैं, ये जानेंगे हम। हमारा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। सर हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? क्लैरिफिकेशन चाहिए था सर। जो प्लस क्यू चार्ज है पूरा अंदर कैविटी के, उस पे फोर्स 0 है बिकॉज उसका खुद का फील्ड काम नहीं करता, इंड्यूस चार्जेस का फील्ड कैंसिल हो जाता है। इज दैट द रीजन? यस। सर इंड्यूस चार्जेस का फील्ड कैसे कैंसिल होता है? बिकॉज देयर पोजीशंस आर सो डिफरेंट। माइनस और प्लस कैसे कैंसिल कर देते हैं? बिकॉज पोजीशन मैच नहीं कर रहा है ड्रॉ करने पर भी। मैं समझा नहीं, क्या बोला तुमने? दोबारा बोलो, क्या चीज यू आर आस्किंग मी? एक मिनट में बता, एक मिनट में। मैंने एक कैविटी लिया, ये बाहर कंडक्टर है सारे में, ठीक है, बाहर मान लो कंडक्टर है, सिर्फ कैविटी ड्रॉ करा है मैंने। तुमने बोला अगर मैंने चार्ज यहाँ रखा है तो आगे क्या कह रहे हो तुम? व्हाट? 0 है, इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे कैंसिल हो रहा है? कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा। सर तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर है जो कि खुद का फील्ड नहीं है तो फोर्स लगना चाहिए। अच्छा, ओके, योर क्वेश्चन इज, ठीक है, योर क्वेश्चन इज कि ये वाले जो चार्जेस हैं इसकी वजह से अंदर फील्ड होगा कि नहीं? सिर्फ ये वाले चार्जेस, इंड्यूस चार्जेस। भाई हमें मालूम है बाहर वाला, एक मिनट सुनो, एक मिनट, ये बाहर वाला जो चार्ज था उसकी वजह से तो फील्ड यहाँ पर हमेशा हर जगह 0 रहेगी, नो डाउट। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो अंदर यहाँ पर जो इंड्यूस हुआ चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पर फील्ड बनेगी या नहीं बनेगी, है ना? ये तो क्वेश्चन है। यस सर। हाँ, और अगर फील्ड बन रही है तो उस पर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल सही बात है। अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इसको, डोंट वरी, ये अभी थोड़ी देर में करेंगे इसको डिस्कस। और याद दिलाना मेरे को वापस से, ये करेंगे अभी हम डिस्कस। एक बार ये देखो, इसी से ही आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम पोटेंशियल लिख रहे हैं ना, तो ये फील्ड भी है साथ में, ये टॉपिक में फील्ड भी, फील्ड एज वेल एज पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, ये भी आ रहा है। ऑलराइट, तो सबसे पहला सिचुएशन देखिए। सबसे पहला सिचुएशन कुछ ऐसा दिया हुआ है आपको, दैट देयर इज अ मेटेलिक स्फीयर और रेडियस आर दिया हुआ है इसका, और यहां पर कहीं दूर इस पर एक चार्ज है, यहां पर चार्ज है, लेट अस से ये डिस्टेंस आर, और इस आर में और इस आर में ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिया कि बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया, वी डोंट नो, तो हम ऐसा कोई भी इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा रहे। ये न्यूट्रल था, दिस वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और ये पूरा कंप्लीटली एक सॉलिड कंडक्टर है। तो इस प्लस क्यू की वजह से यहां देखोगे आप थोड़ा थोड़ा माइनस क्यू आ जाएगा और इधर की तरफ थोड़ा थोड़ा प्लस क्यू आ जाएगा।
इस वाले इंड्यूस चार्ज की वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या है क्वेश्चन। ड्यू टू दिस इंड्यूस चार्ज व्हाट विल बी द फील्ड एट सम पॉइंट P। ये O है, इस पॉइंट P पर फील्ड कितना होगा ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, ये निकालना है मुझे। सर मतलब पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है? हाँ, मतलब आराम से सब इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहुंच गए। तो फिर अंदर तो जीरो ही होगा। न्यूट्रल, नो नेट फील्ड जीरो होगा अंदर, ये ध्यान से समझ लो। नेट फील्ड उसके वजह से जितना फील्ड आएगा उतना ही। यस, गुड, वेरी गुड, डायरेक्शनल। बिल्कुल। और शायद क्या होगा ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है, करेक्ट। तो बेटा कितना होगा, देखो ध्यान से सुनो, समझो इस चीज को। यहां पर नेट फील्ड जीरो होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यही काम होता है, ये चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि यहां पर नेट फील्ड जीरो बने। और यहां पर जो फील्ड है वो दो चार्जेस की वजह से बन रही होगी, एक तो इसकी वजह से और एक इंड्यूस चार्ज की वजह से। दैट मींस ये इंड्यूस चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी, मैग्नीट्यूड वाइज इट विल बी इक्वल टू चार्जेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू। तो आपको अगर ये डिस्टेंस मालूम है तो आप निकाल सकते हो आराम से। इफ सपोज मैंने बोल दिया ये डिस्टेंस x है, तो यहां पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, k स्मॉल q बाय x स्क्वायर। दोनों का ही मैग्नीट्यूड इतना आएगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, इसलिए नेट जीरो हो रहा है। पहला स्टेटमेंट ये क्लियर है क्या आप लोगों को? सेम केस है, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? तो ध्यान से समझना ये चीज, जितना बाहर होगा। इनफैक्ट हर जगह पोटेंशियल सेम होगा ना। और वो तो नेट पोटेंशियल होगा ना। सेंटर पे जितना होगा। अरे नहीं, सुनो तो पहले मेरी बात, नेट की बात कर रहे हैं, हर जगह यहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा ये बता दो मुझे। नेट की बात कर रहा हूँ। जी सर। हाँ सर। चलो नेट हाँ, लिख सर। वी नेट इनसाइड इज सेम एवरीवेयर। और अगर सेम है तो सेंटर पे जितना पोटेंशियल है उतना ही यहां होगा। तो मैं सेंटर का पोटेंशियल निकाल लेता हूं कि सेंटर का पोटेंशियल है कितना। सो वी नेट इज इक्वल टू वी एट सेंटर, सेंटर का नाम था O, इसका वैल्यू कितना होगा ध्यान से देखना है। यहां पर पोटेंशियल दो चार्जेस की वजह से होगा, एक तो होगा इंड्यूस चार्ज की वजह से, प्लस होगा एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से। सो वी नेट विल बी द सम ऑफ इंड्यूस चार्जेस प्लस क्यू। इंड्यूस चार्ज की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल जीरो होगा। क्या ये समझ में आता है आपको? V ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट सेंटर विल बी जीरो, क्योंकि न्यूट्रल था। ठीक है, अच्छा ये मत सोचो यार न्यूट्रल के लिए कर रहे हैं हम, ये चार्ज के लिए भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, चार्ज के लिए भी ऑलमोस्ट सेम पढ़ने है, तो डोंट वरी अबाउट इट। सो ये न्यूट्रल है अभी, तो जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, ये तो पता है मुझे, और सबसे सेम डिस्टेंस है। जितना पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल बनेगा यहाँ पर, एक्जैक्टली उतना ही नेगेटिव चार्ज की वजह से बनेगा, एक्जैक्टली उतना ही नेगेटिव चार्ज की वजह से बन जाएगा। तो जितना डिस्टेंस पर नेगेटिव चार्ज है उतना ही डिस्टेंस पर पॉजिटिव चार्ज है। दैट इज व्हाई, अच्छा ये सिर्फ सेंटर के लिए ट्रू है, लेकिन एट द सेंटर द वोल्टेज ड्यू टू इंड्यूस चार्ज विल बी जीरो, प्लस इसकी वजह से कितना आएगा के क्यू बाय आर, जो स्मॉल क्यू चार्ज था वो आर डिस्टेंस पर है सेंटर से, तो इतना आएगा। तो मुझे पता लग गया दैट वी नेट एवरीवेयर इज के क्यू बाय आर। सेंटर पर जब इतना है तो हर जगह इतना ही होगा। अब देखो आगे की कहानी, मुझे चाहिए P पर, तो EP पर नेट वैल्यू
will again be equal to, sorry, V at P net will be the sum of V at P due to induce plus V at P due to Q, जबकि इसका टोटल वैल्यू कितना है, KQ by R, ये मैं मालूम है हर जगह सेम है। ठीक है, तो VP at ड्यू टू इंड्यूस कितना हो गया, देख लो बेटा सब लोग। कितना आ गया वैल्यू, KQ by R माइनस V at P ड्यू टू Q, उसकी वैल्यू कितनी होगी, KQ by X। ये वैल्यू आ जाएगी। फील्ड तो क्लियर हो गया था ना? हाँ सर, फील्ड क्लियर। तो पोटेंशियल निकालना है मुझे इंड्यूस चार्ज की वजह से, लेकिन मैं पहले लिख रहा हूं नेट कितना होगा। सो नेट जितना भी होगा वो हर जगह सेम होगा अंदर, तो मैं चाहे पी पर निकालूं नेट का वैल्यू, चाहे ओ पर निकालूं नेट का वैल्यू, सेम आएगा। साथ में जो नेट वैल्यू है, कहीं पर भी अगर नेट लिखोगे वो दो पोटेंशियल्स का सम होगा, स्केलर सम होगा। तो मैं बात कर रहा हूं सेंटर की, नेट पोटेंशियल एट द सेंटर, उसका वैल्यू होगा कितना, वी इंड्यूस की वजह से पोटेंशियल प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल। इंड्यूस चार्जेस का पोटेंशियल सेंटर पर 0 होता है, ये वाली बात आप समझ लो पहले तो। रीजन, नेगेटिव चार्ज जितना है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है और सब सेम डिस्टेंस पर है, तो जितना ये नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा उतना ये वाला पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा। और उसके बाद अब क्या है, उसकी वजह से 0 आ गया, Q की वजह से सेंटर पे आ गया KQ by R, तो मुझे नेट पता लग गया O पे कितना है। और अगर O पर नेट मालूम है तो P पर भी मालूम है, हर जगह सेम का पोटेंशियल होगा, ओवरऑल पोटेंशियल तो सेम है। तो V नेट एट P को मैं वापस से ये लिख सकता हूं, इट विल बी द सम ऑफ टू इंडिविजुअल पोटेंशियल्स। ये Q कितना बना रहा है यहां पर और इंड्यूस चार्ज कितना बना रहे हैं यहां पर। तो मैंने इंड्यूस चार्ज की वजह से यहां पर तो 0 बोल दिया था, लेकिन यहां 0 नहीं होगा बेटा, तो उसकी वैल्यू मैंने ये लिख दी पहले तो। फिर उसके बाद ये था V at P ड्यू टू Q, उसका वैल्यू आ जाएगा KQ by X, ये डिस्टेंस X है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस X है, तो उधर ले आके माइनस कर देंगे, आ जाएगा आंसर। सो VP P पर इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल 0 नहीं आएगा, ध्यान रखना, 0 सिर्फ सेंटर पे आएगा इंड्यूस चार्ज की वजह से। और वैसे भी अगर R की वैल्यू X रख दोगे आप तो दोनों सेंटर पे पहुंच गए तो 0 ही हो रहा है। सो अलग अगर दूसरे पॉइंट पे कहीं जाओगे तो इंड्यूस चार्ज की वजह से डिफरेंट पोटेंशियल होगा। ये होता न्यूट्रल नहीं है, लेट अस से न्यूट्रल नहीं था, इस पर कुछ चार्ज था पहले से। यहां भी एक चार्ज रखा है, इस पर मान लो कैपिटल Q चार्ज है कुछ, तो कोई डिफरेंस नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं। आप क्या करोगे, ध्यान से समझना ये चीज, मतलब कैलकुलेशन करने में आंसर्स में डिफरेंस आ सकता है, कैलकुलेशन करने में कोई डिफरेंस नहीं। ये जो Q चार्ज है ना, इसको आप मानोगे ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, साथ में इसने थोड़ा सा इंड्यूस चार्ज किया विच विल बी डिफरेंट, तो आप इस पर दो चार्जेस मानोगे, दो चार्ज डेंसिटी आएंगे इस पर, एक का टोटल सम, एक चार्ज डेंसिटी का टोटल चार्ज तो Q होगा विच विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसकी वजह से जो इंड्यूस चार्ज है वो अभी भी ऐसे इंड्यूस होगा। तो नेट चार्ज किसी भी जगह पर उन दोनों का सुपरपोजिशन मान के आप दोनों को अलग अलग ट्रीट कर सकते हो। तो अगर इस पर टोटल चार्ज Q होता तो फील्ड का वैल्यू यही आता अभी भी। क्यों? क्योंकि किसी भी जनरल पॉइंट पर जो फील्ड है वो Q की वजह से 0 आएगी, बिकॉज हमने Q माना है कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो वो तो 0 ही आएगी, तो यानी कि कोई फर्क नहीं आएगा उसका इंडिविजुअली, कोई इट वोंट मैटर। साथ में इस चार्ज की वजह से जो इंड्यूस चार्ज है वो पेयर बनाएंगे एक दूसरे के साथ, और जब वो पेयर बनाएंगे तो पेयर वाइज अभी भी दे विल बी 0। सो अब की बार ई नेट में एक और टर्म आ जाएगा EQ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल Q चार्ज, और ये अलग से ही इसमें ऐड कर दूं ऐसे, और ये अलग से ही 0 है, सेपरेटली 0 है। तो इस पर जो चार्ज आएगा, नेट चार्ज हर जगह पर अलग अलग वैल्यू होगी उनकी,
सो वो आपने दो चार्जेस का सुपरपोजिशन माना है, एक चार्ज Q जो आपने इसके ऊपर दिया था विच विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और एक आएगा अलग से इसकी वजह से इंड्यूस चार्ज जो कि जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म वाले क्या अलग इंडिविजुअली, नेट का वैल्यू अब तीनों के बराबर होगा, तीनों को ऐड करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू अलग से 0 और ये पेयर वाइज मिल के 0। क्या ये वाली बात क्लियर है सबको? चाहे न्यूट्रल हो चाहे इस पर चार्ज हो, इंड्यूस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/x² ही रहेगी। और कोई आपसे उसका डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन Q का जो डायरेक्शन था, Q की वजह से डायरेक्शन ये आ रहा था, इंड्यूस चार्जेस की वजह से ये आ जाएगा, ऑपोजिट भी आएगा। तो दोनों केसेस में फिर आंसर्स डिफरेंट नहीं करेंगे? नहीं अगर बॉडी चार्ज हो या रुको पहले इस पे बात करें, इस पे तो कोई फर्क नहीं आया। अब इस पे आते हैं। अब यहां पर जो नेट पोटेंशियल है उसमें 3 टर्म्स आएंगे, इंड्यूस की वजह से, Q की वजह से और कैपिटल Q की वजह से। तो मुझे वो वाला टर्म लिखना पड़ेगा यहां पर ऐसे, और अब उसकी वजह से भी पोटेंशियल आएगा। यानी कि नेट पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो गई, अब ये हो गई नेट पोटेंशियल की वैल्यू, यानी मैं नेट पोटेंशियल ऐसे लिख दूंगा। तो कोई बात नहीं, अगर आपका नेट पोटेंशियल ये है, ये वैल्यू है नेट पोटेंशियल की, तो अब P पर जो पोटेंशियल होगा नेट, उसमें भी 3 टर्म्स आएंगे, एक और टर्म आएगा ये वाला KQ/R। मुझे ये बताओ, ये वाली चीज क्लियर है आपको? अगर इस पर ये वाला Q चार्ज इंडिविजुअली, मैं अलग से सोचो, अगर सिर्फ ये Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यहाँ पर, तो सेंटर पर पोटेंशियल इसकी वजह से, चार्ज की वजह से, और यहाँ पर पोटेंशियल तो सेम ही आता था, हर जगह सेम पोटेंशियल होता था, सिर्फ ये वाला चार्ज सोचो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो तो हर जगह पोटेंशियल सेम है उसकी वजह से। तो मैं P पर भी उतना ही पोटेंशियल लिखूंगा, KQ/R ही लिखूंगा। सो दिस वैल्यू विल आल्सो बी KQ/R, कैपिटल R। और अब आंसर क्या आ जाएगा? V पे इंड्यूस प्लस इसमें भी K कैपिटल Q/R ऐड हो जाएगा। तो मेथड वही है, मेथड में कोई चेंज नहीं आया, वैल्यूज ऑब्वियसली डिफरेंट आ रही हैं, इसमें सेम आ रही है, इसमें डिफरेंट आ रही है। सो इवन इफ यू गिव सम चार्ज ऑन दिस कंडक्टर, आप उनको अलग अलग ट्रिक करो बिल्कुल। कैपिटल Q चार्ज और इंड्यूस चार्ज इसी सरफेस पे आ रहे हैं, तो एक तरह से तो दोनों का मतलब नेट आएगा कुछ ना कुछ, बट आप उनको सुपर पोजिशन लेके कि भाई नेट चार्ज जो सुपर पोजिशन है दोनों का, और अलग अलग ट्रीट कर सकते हो। सर 1 मिनट, लास्ट पेज थोड़ा सा मैं दोबारा बना देता हूँ उस डायग्राम को, पोटेंशियल वाले को, डोंट वरी। मैंने अब इसको Q चार्ज दिया है और यहां पर एक Q चार्ज रखा है, इसका रेडियस R है, और मुझे एक जनरल पॉइंट ये P पर पोटेंशियल पूछा है। ये डिस्टेंस आपको स्मॉल r दिया हुआ है और ये वाला डिस्टेंस आपको x दिया हुआ है। तो P पर जो पोटेंशियल होगा वो कैसे लिखोगे आप? पहले लिखोगे आप VO पर नेट, दैट विल बी V ड्यू टू कैपिटल Q प्लस V ड्यू टू स्मॉल q प्लस V ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। O पर, तो O पर इंड्यूस चार्ज की वजह से 0 होगा, Q की वजह से KQ/R होगा, और स्मॉल q की वजह से KQ/r होगा। ये नेट हो गया। नाउ VO नेट विल बी इक्वल टू VP नेट, अंदर नेट फील्ड 0 ही अंदर, तो पोटेंशियल हर जगह अभी भी सेम होगा। और अब इसका वैल्यू लिखूंगा मैं V एट V ड्यू टू Q प्लस V ड्यू टू स्मॉल q प्लस V इंड्यूस्ड। और कौन से पॉइंट की बात चल रही है? P पॉइंट की बात चल रही है। मुझे को ये वाली वैल्यू चाहिए, तो V इंड्यूस्ड एट P will be V net at P minus V due to Q at P minus V due to small q at P.
तो लिख दो बेटा सब कुछ, के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय स्मॉल आर माइनस ये वाली वैल्यू अभी भी 0 है, ये तो नेट हो गई, ये वाली वैल्यू अभी भी 0 है, ये ध्यान रखना, और ये वाली वैल्यू का हो जाएगा के क्यू बाय एक्स। सो नेट आंसर ही आ जाएगा। We induced at P. Sir, V at P due to Q 0 वो की 0 होगी। क्यों सर? वो तो के क्यू बाय आर होगा ना, कैपिटल आर कट जाएगा फिर 0 हो जाएगा सर। अरे सॉरी, हाँ यार सही बोला, के क्यू बाय क्या होगा बेटा? कैपिटल आर। कैपिटल आर। यस, तो फिर तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा ना। ये फिर मैंने क्या किया था यहाँ पर, एक मिनट, वही तो बोल रहा था। हाँ सही बोला, सही बोला, सही बोला। अरे मैं पता नहीं कुछ और सोच रहा था। हाँ ठीक है, ओके सो ठीक है बिल्कुल। ये वाली वैल्यू बेटा फिर से सुन लो एक बार, मैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार सोचे जा रहा था उस पर। इसकी वजह से पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा हर जगह, जिसकी वैल्यू के कैपिटल क्यू बाय आर आएगी, के कैपिटल क्यू बाय आर, यानी जितना यहाँ पर उतना ही यहाँ पर आएगा। तो ये वाली वैल्यू माइनस होगी, ये भी वैल्यू माइनस होगी, सॉरी, तो ठीक है ये भी वैल्यू सेम आएगी, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय एक्स। ठीक, ये देख लो, दिस वैल्यू इज के क्यू बाय कैपिटल आर, और साथ में ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला, ये भी के क्यू बाय आर। ये वैल्यू 0 है, ये 0 है, सॉरी ये 0 है, और ये वाला वैल्यू जो था वो दोनों के लिए आपका सेम रहा है, ये वाला वैल्यू इधर और ये वाला वैल्यू। हाँ, V due to capital Q at O and V due to capital at P will both be equal, और दोनों का वैल्यू के क्यू बाय कैपिटल आर होगा। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सोच रहा था इसको बार बार, और 0 लिख दिया मैंने। ये कंडक्टर है, अब मैं पूरा कंडक्टर ले रहा हूं और इसमें एक कैविटी है, और मैंने सेंटर पे आसान हो जाएगा साइड में रख दिया यहां पर Q, यहां पर मैंने चार्ज रख दिया Q। तो इंड्यूस चार्जेस कैसे कैसे होंगे? अच्छा, ये डिस्टेंस वगैरह सब दिया हुआ है आपको, ये डिस्टेंस x है, ये वाला रेडियस मान लीजिए स्मॉल r है, ये वाला रेडियस मान लीजिए कैपिटल R है, कुछ ऐसा दे दिया। यहां पर एक नेगेटिव Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और अभी मैं इसको न्यूट्रल मान रहा हूं, तो एक प्लस Q चार्ज यहां पर इंड्यूस हो जाएगा, तो प्लस Q यहां पर माइनस Q। इनमें से बाहर वाला डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहेगा, और अंदर वाला नॉन यूनिफॉर्म। अंदर वाला नॉन यूनिफॉर्म है, बिकॉज सेंटर पे नहीं रखा मैंने थोड़ा सा शिफ्टेड रखा है। तो ये वाला रेडियस स्मॉल आर है, ये वाला रेडियस कैपिटल आर है, और सेंटर से ये एक्स शिफ्ट करके मैंने इस चार्ज को रखा हुआ। अब आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कहीं बाहर वाले, अब बाहर वाले पॉइंट से पूछिए कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज ये डिस्टेंस है कुछ यहां पर कहीं, इसको आर नॉट बोल देते हैं, इस पॉइंट पर कहीं आपसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ये पॉइंट पी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा? तो समझो फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, के क्यू बाय आर। कौन सा आर? सर वो आर नॉट। क्या ये सभी को क्लियर है बेटा? के क्यू बाय आर नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, यस सर। प्लस ये वाला ये इंड्यूस चार्ज, ये बाहर कोई इफेक्ट नहीं लाएगा, तो बाहर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बनेगी? सिर्फ ये बाहर वाले चार्ज की वजह से, तो उसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है। और अब मैं जानना चाहता हूं सेम V एट P, पोटेंशियल कितना होगा इसकी वजह से?
ये वाला चार्ज प्लस ये वाला चार्ज मिलकर कोई भी यहाँ पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा है, तो उनकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं आया, उनकी वजह से कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ पाएगा। ये दोनों मिलके कुछ नहीं करेंगे, बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कुछ नहीं। तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो भी सिर्फ बाहर वाले चार्ज की वजह से ही यहाँ पर आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज देख लो ध्यान से। सर ये पोटेंशियल वाला एक और बार बताएंगे। देखो ये वाला चार्ज प्लस इंड्यूस चार्ज, ये बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहे, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो जो भी पोटेंशियल आएगा वो सिर्फ बाहर वाले चार्ज की वजह से आ जाएगा। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ठीक है, तो और बेस पे आ जाएगा। सर ये दोनों नेट वैल्यूज हैं। ये नेट वैल्यूज हैं, यस, नॉट ओनली नेट वैल्यूज हैं। यहाँ पर नेट वैल्यूज निकालना तो बहुत ही आसान था ना, तो हमने इंड्यूस वाला एक स्टेप और आगे बढ़ के इंड्यूस वाला निकाल लिया। उसके बाद अब बात आती है, ध्यान से समझना बेटा, ये कि अगर मुझे अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, नेट वैल्यूज निकालनी है फील्ड की या पोटेंशियल की। अनीश ये सुनेंगे ध्यान से। सो अनीश ने पूछा था कि ये फोर्स लगेगा इस पे या क्या होगा, ध्यान से देखना है। सो बाहर वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड 0 होगी। इनफैक्ट अगर यहाँ भी कोई चार्ज एक्स्ट्रा मैं रख दूं तो ये और ये यहाँ पर जो इंड्यूस चार्ज होंगे वो पेयर वाइज 0 बना देंगे। लेकिन अच्छा, इस वाले चार्ज की वजह से भी यहाँ पर फील्ड होगी, प्लस इंड्यूस चार्ज की वजह से भी यहाँ पर फील्ड आएगी। देयर विल बी अ फील्ड, नो डाउट, नॉन जीरो फील्ड होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया आपको और चार्ज यहां पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, जैसे यहां पर बहुत कम चार्ज है इस साइड पे ज्यादा है, मे बी कुछ ऐसा, तो अंदर फील्ड नॉन जीरो होती है। इसकी वजह से जीरो तभी होगी जब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का। सो इस वाले चार्ज की वजह से अंदर यहां पर फील्ड का वैल्यू नॉन जीरो होगा, तो ओवरऑल भी नॉन जीरो होगा, कहीं पर भी किसी पॉइंट पर, सेंटर पे भी, इवन एट सेंटर द फील्ड विल बी नॉन जीरो, जिसका वैल्यू आप इस वाले चार्ज की वजह से तो कहीं पर भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट चार्ज है, लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेट फील्ड एज वेल एज पोटेंशियल, दोनों की वैल्यू कितनी होगी हम नहीं जान पाएंगे, अभी हमें जो नॉर्मल मेथड्स पता है उनमें तो नहीं जान पाएंगे। You won't be able to calculate the electric field and potential at this point, on these points. Okay. Now there are several methods. There are several methods which are a little bit out of scope. कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछेंगे और वो पूछे भी नहीं जाने चाहिए, क्योंकि हमें कोई ऐसा मैथमेटिकल मेथड नहीं पता, अभी नहीं पता, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जिससे कि आप इस वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यू आर एबल टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दीस पॉइंट्स और पोटेंशियल। एक छोटा सा पार्ट करेंगे हम, बिल्कुल लास्ट में करेंगे एकदम, मेथड ऑफ इमेज चार्जेस होते हैं जो, उनमें कुछ कुछ केसेस में निकल जाता है, और वो भी मैं मैथमेटिकली हम नहीं कर पाएंगे, उसको भी प्रूव नहीं कर पाएंगे, जस्ट आपको एक तरीका बता दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे कर लेते हैं। सो अभी के लिए दैट वुड बी ऑल, इसमें यही चीज रहती है और इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। कैविटी और कंडक्टर के बीच में जो स्पेस है उधर तो जीरो ही रहेगा। यहाँ तो नेट फील्ड जीरो होगी, यस यस, यहाँ तो नेट फील्ड जीरो। ये जो स्पेस, कंडक्टर है ना, बल्क है कंडक्टर का, वहां जीरो है। ये पोटेंशियल बेटा समझ में आ गया ना सबको? यस सर। एक और तरीका अगर तुम सोचो तो वैसे बता सकता हूं, देखो कैसे कि
बाहर यहां पर फील्ड किसकी वजह से है? सिर्फ इस वाले चार्ज की वजह से है कि नहीं? सिर्फ इस वाले चार्ज की वजह से, बाहर वाले चार्ज की वजह से। तो अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, सपोज बाय डेफिनेशन ही जाने लगे, इनफाइनाइट सेपरेशन पे हो, तो वहां पर तो पोटेंशियल जीरो है, इन्फिनिटी पे v इन्फिनिटी जीरो। वहां से अगर आप यहां तक आते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसकी होगी, बाहर वाले चार्ज की वजह से। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसकी है तो जो वर्क डन होगा वो सिर्फ ये वाली फील्ड करेगी, और ये वाली फील्ड का वर्क डन की वजह से ये पोटेंशियल आता ही है। तो वैसे भी सोच सकते हो कि ये आपस में जो है कोई फील्ड नहीं बना रहे बाहर, इस वजह से ही कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा फ्रॉम जीरो टू दिस पॉइंट। तो इसलिए आपका बाय डेफिनेशन यही पोटेंशियल रहेगा, आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो अब इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए कि भाई ये रहेगा। सर तो जो इंड्यूस चार्ज के लिए अंदर फील्ड नॉन जीरो है, उसे कौन कैंसिल आउट कर रहा है? कौन सा इंड्यूस चार्ज? ये वाला? हाँ वो अंदर जिसके लिए फील्ड नॉन जीरो है। हाँ नॉन जीरो है। हाँ, तो अगर नॉन जीरो तो वो उस चार्ज पे कुछ जो चार्ज अंदर रखा है उस पे फोर्स लगना चाहिए, तो वो स्टेशनरी नहीं रहना चाहिए। हाँ नहीं रहेगा, मतलब एक्चुअली नहीं रहता है? नहीं रहता। अच्छा, वही पूछ रहा था, तो वो स्टेशनरी नहीं रहेगा या रहेगा? इस वाले चार्ज का टेंडेंसी होगा कि ये सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। सो मान लीजिए कंडक्टर के अंदर कैविटी, और कैविटी के बीच में चार्ज रखा है, थोड़ा सा भी अगर डिस्प्लेस हुआ तो भाग जाएगा उधर की तरफ, खींच लेगा इसको अपनी तरफ। ठीक है सर। सर आपने लास्ट पॉइंट क्या बोला, और एक बार थोड़ा बोलेंगे? लास्ट पॉइंट ये बोला मैंने कि यहां पर आपने कोई चार्ज रखा है और इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अब ये वाले चार्ज पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इसके ऊपर ये वाला जो चार्ज है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जी। बाहर वाले तो जीरो कर देंगे, बाहर वाले तो जीरो बनाएंगे, लेकिन ये वाला जो है जीरो नहीं बनाएगा जी। फिर ये देखो, मान लो आपके पास एक यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर आपने एक स्फीयर रख दिया ले जाके, तो आपकी फील्ड लाइन कैसे दिखाई देने लगेंगे? अब ये कंडक्टिंग स्फीयर है, सो इनसाइड अ यूनिफॉर्म फील्ड यू हैव केप्ट अ कंडक्टिंग स्फीयर। तो फील्ड लाइंस कैसे दिखाई देंगी? ये वाली फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएंगी, ये वाली फील्ड लाइन थोड़ी सी ऐसे कर्व, ये वाली फील्ड लाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, ये वाली फील्ड लाइन थोड़ी सी ऐसे, ये वाली फील्ड लाइन में भी ऐसे, ये वाली फील्ड लाइन में भी यहाँ पर टकरा जाएगी ऐसे, इधर से निकलेगी फिर ऐसे ऐसे। ये तो फील्ड लाइंस जो है ना कुछ इस टाइप की बन जाएंगी इसमें। ठीक है, ये समझ रहे हैं सब लोग? क्यों बन जाएंगी इस टाइप की फील्ड लाइंस? बिकॉज फील्ड लाइन जो है मेटेलिक सरफेस पर, कंडक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करती हैं। क्या ये बात समझ में आता है सबको? यस सर। जी सर। अब ध्यान से सुनना ये वाली चीज इंपॉर्टेंट। पहले ये यूनिफॉर्म फील्ड थी, जब आपने स्फीयर रखा तो यूनिफॉर्म नहीं बचेगी इसके आसपास, एटलीस्ट इसके आसपास तो यूनिफॉर्म नहीं बचेगी। तो यहां पर ऑब्वियसली चार्ज इंड्यूस हुआ होगा। बता सकते हो इस डायरेक्शन में कौन सा चार्ज, यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया होगा और इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया होगा। ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा भी नहीं है कि इधर की तरफ आधे में यूनिफॉर्म रहेगा नेगेटिव और इधर आधे में पॉजिटिव यूनिफॉर्म रहेगा, ऐसा भी नहीं है, हर जगह डिफरेंट आता है। और इस पर्टिकुलर केस में चार्ज डेंसिटी जो आती है वो काफी इंटरेस्टिंग होती है वैसे, बट अभी हमारे आउट ऑफ स्कोप है। लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना। मान लीजिए, ध्यान से समझो इस चीज को,
एग्जैक्टली ऐसी ही चार्ज डेंसिटी वाला एक स्फीयर लिया आपने, एग्जैक्टली ऐसी ही चार्ज डेंसिटी वाला एक स्फीयर लिया आपने, ध्यान से देखना ये बात, और उसको नॉन कंडक्टिंग बना दिया, यानी कि जो चार्ज यहां पर था वो वहीं फिक्स रह जाएगा। जैसी चार्ज डेंसिटी यहां पर आई थी एग्जैक्टली वैसी ही चार्ज डेंसिटी वाला स्फीयर लिया आपने, यानी ऐसे ही यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे, और ये नेगेटिव नेगेटिव। फिर से समझ लो, जैसा चार्ज डेंसिटी कंडक्टिंग न्यूट्रल स्फीयर का यूनिफॉर्म फील्ड रखने में होगा, बिल्कुल वैसा ही चार्ज डेंसिटी वाला एक अलग से आपने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया। इसको मैंने विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड रख दिया, नो एक्सटर्नल फील्ड इज देयर। यहां पर आप बता सकते हो फील्ड लाइंस कैसी दिखाई देंगी, इसकी वजह से फील्ड लाइंस कैसी होंगी। सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस पूछ रहा हूं मैं, क्वालिटेटिवली, कोई वैल्यू नहीं पता करनी, कुछ नहीं। पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि यहां पर फील्ड लाइंस एग्जैक्टली ऐसे होंगी? और ये फील्ड स्ट्रेंथ होगी, यहां पर यूनिफॉर्म फील्ड होगी अंदर, बाहर अभी बाद में बात करेंगे, बट अंदर समझ में आता है, ऐसी होगी फील्ड लाइन। बोलो सभी लोग। हाँ सर। हाँ, जी सर। क्योंकि तभी तो इसका और इसका सुपरपोजिशन ये वाला सिस्टम देगा, अंदर फील्ड जीरो। एक यूनिफॉर्म फील्ड ऐसी थी और इसने अपनी जो फील्ड बना के पहुंचा होगा यहां पर वो ऐसा, और तभी इन दोनों का सुपरपोजिशन अंदर यहां पर नेट फील्ड जीरो दे देगा। क्या ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। अब बात करते हैं बाहर कैसी होगी, तो ध्यान से देखना बेटा, वो सुपरपोजिशन लगा रहे हैं यहां पर फील्ड जब आपने तो रखा हुआ है, तो फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड निकलेगी यहां से, क्योंकि परपेंडिकुलर निकलती है, तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, नेट फील्ड। और ये नेट फील्ड किन दोनों का सुपरपोजिशन है? यूनिफॉर्म फील्ड, यानी कि एक फील्ड ये प्लस इसकी वजह से फील्ड। तो इसकी वजह से फील्ड कैसी आनी चाहिए? 100% कुछ इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि एकदम इसके परपेंडिकुलर ही होगा, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, बट अल्टीमेटली इससे तो इधर की तरफ आनी चाहिए, तभी इन दोनों का सम जो है वो ऐसे आएगा बीच में रेडियली आउटवर्ड। बोलो, ये बात क्लियर है क्या? सर और एक बार। जब आपने स्फीयर रखा इसके अंदर, तो नेट फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड है, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड निकलेगी ना, ये फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है यहां से परपेंडिकुलर, तो बिल्कुल इस पॉइंट पर एकदम जो इसके पास में है वहां पर तो फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होगी, which will be the sum of two different fields, superposition of two fields, एक तो जो एक्सटर्नल बनी और साथ में एक इस वाले चार्ज डेंसिटी ने जो बनाई है, ये जो इंड्यूस चार्ज ने जो बनाई है। तो ये वाली वो यूनिफॉर्म फील्ड है एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल है ये, और ये होगा E ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, तभी तो आपका ये नेट आएगा ऐसे बीच में। बेटा नेट फील्ड है ना ये नेट फील्ड है, तो किन दोनों का सुपरपोजिशन होगी नेट फील्ड? एक तो यूनिफॉर्म जो फील्ड एक्सटर्नल थी उसका, साथ में जो इंड्यूस चार्ज ने फील्ड बनाई है उसका। हाँ सर समझ गए। तो ये समझ में आता है कि ये जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है इससे इधर की तरफ होगी फील्ड। अगर ये क्लियर है तो आपको समझ में आना चाहिए फील्ड लाइंस यहां से ऐसे, और यहां पर जो भी रेडियल डायरेक्शन, ये रेडियल डायरेक्शन, तो यहां पर फील्ड थोड़ी ऐसे होगी, थोड़ा ऊपर की तरफ। यहां पर रेडियल ऐसे है तो ये थोड़ी सी और ऐसे होगी, यहां पर ऐसे तो थोड़ी सी और ऐसे होगी। यहां पर फील्ड बिल्कुल ऑपोजिट होगी, यहां पर फील्ड अंदर की तरफ इस तरह से आपके चले जाएंगे ऐसे, यहाँ पर एकदम ऐसे, सिर्फ इसकी वजह से फील्ड दिख रहा हूं मैं। यहाँ पर फील्ड थोड़ा सा ऐसे, यहाँ पर फील्ड थोड़ा सा और इधर की तरफ, यहाँ पर फील्ड थोड़ा सा और इधर की तरफ ऐसे, तो यहाँ की फील्ड एकदम ऐसे होगी, और जैसे आप इस पॉइंट पर जाओगे तो ये फील्ड थोड़ा सा और इधर यहाँ पर ऐसे हो जाएगी।
बिकॉज इसको नेट जो है वो रेडियल डायरेक्शन में लेके आना है, तो इसका खुद का वैल्यू जो होगा वो रेडियल से इस डायरेक्ट थोड़ा सा ऊपर उठा होगा और यहाँ पर रेडियल से थोड़ा नीचे हो, तभी इसमें जब ये यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड आके जुड़ती है तो नेट इधर आ जाती है। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई क्या सबको? इसकी डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो कैसे होगा, ये समझ में आ रहा है? अब ये फील्ड का यहाँ पर चार्ज डेंसिटी किस टाइप से है ना, वो थोड़ी सी नॉन यूनिफॉर्म होगी। चार्ज डेंसिटी का वैल्यू बताया तो मैं तो, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है चार्ज डेंसिटी का। चार्ज डेंसिटी यहाँ पर होती है 3 एप्सिलॉन नॉट cos थीटा, वेयर थीटा विल बी एंगल फ्रॉम हियर, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ का जो चार्ज डेंसिटी है ना वो ऐसे वेरी करता है, 3 एप्सिलॉन नॉट E, एक्सटर्नल फील्ड भी है ना, E भी है इसमें, ये एक्सटर्नल फील्ड है, दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड। अब ये वैल्यू कैसा आएगा ये हम नहीं जानते अभी, बट ये याद रखने लायक चीज है, मतलब याद कर सकते हो आप, कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए तो यूज कर लेना, डेरिवेशन नहीं करेंगे हम इसका। दिस इज ओनली ट्रू व्हेन charge neutral metallic sphere is kept inside uniform field.